नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीएसएनएल टुडे न्यूज़ 2.0 में। तो फाइनली जैसा आपको पता है कि बीएसएनएल अपने 4G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया है। अब हाल ही में बीएसएनएल 5G नेटवर्क की जो लॉन्चिंग डेट है वो भी आ गई है, जो आज के इस वीडियो के अंत तक आप लोग जान पाओगे। दोस्तों, जब भी हम भारत की टेलीकॉम दुनिया की बात करते हैं तो हमारे सामने रिलायंस जियो और एयरटेल जैसे बड़े नाम आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो कंपनी कौन सी थी जिसने सबसे पहले इस देश के गांव-गांव तक फोन की घंटी पहुंचाई थी? दोस्तों, वो नाम है, उस कंपनी का नाम है बीएसएनएल, यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि बीएसएनएल की शुरुआत कैसे हुई, ये कंपनी क्यों बनाई गई थी और साथ ही साथ उस समय देश की हालात कैसे थी। जैसा कि कहा गया है, इतिहास हमें सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि ये भी सिखाता है कि क्यों हुआ था। तो चलिए दोस्तों, हम बीएसएनएल की कहानी की शुरुआत करते हैं और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर ये वीडियोज पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ज्योतिराव सिंधिया जो भारत के टेलीकॉम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि अब से जब बीएसएनएल ने अपने 92,000 टावर को लॉन्च किया है, उसके बाद 6 से 8 महीने के अंदर उस सभी टावर को 5G टावर में अपग्रेड कर दिया जाएगा। जैसा कि आपको पता है कि जो 4G टावर लॉन्च हुआ है पूरी तरीके से देसी टावर है और उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि उसको अगर 5G में अपग्रेड करना हो तो बिना किसी नए टावर को लगाए ही हम उस टावर को 5G में अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज्योतिराव सिंधिया ने ये बताया है कि अब ये टावर को 6 से 8 महीने में 5G में अपग्रेड किया जाएगा और जिससे बीएसएनएल को जब उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने वाली है 5,000 करोड़ से ज़्यादा की ऑपरेटिंग प्रॉफिट होने वाली है। तो दोस्तों, इससे आपको बीएसएनएल की जो 4G नेटवर्क है फिर आपको 5G नेटवर्क भी देखने को मिलेगा, जिससे आपके इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी तेज हो जाएंगे। तो चलिए हम बीएसएनएल की शुरुआत करते हैं। कैसे ये बना था, क्यों बना था और उस समय देश की हालात कैसे थी, किस परिस्थिति में बीएसएनएल को भारत में लॉन्च किया गया था और उसके पहले कौन सी कंपनी थी जो हमें सर्विस दे रही थी। इस सारी चीज़ों पे इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बीएसएनएल को एक सफ़र के साथ। दोस्तों, आपको पता होगा भारत अंग्रेजों का गुलाम था और 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ दिए थे और भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। आज़ादी के समय भारत में जो टेलीकॉम था बहुत पिछड़ा हुआ था। उस समय ना ही तो कोई ऐसे टावर, ना ही हमारे पास फ़ोन थे। उस जमाने में सिर्फ 80,000 टेलीफोन कनेक्शन थे। 1947 में पूरे भारत में सिर्फ 80,000 टेलीकॉम कनेक्शन थे और उस टेलीकॉम कनेक्शन में आधे से ज़्यादा दिल्ली और मुंबई में थे, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में बड़े बड़े लोग रहते थे जिनके पास आम लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा पैसे थे। उस समय टेलीकॉम पूरी तरह पोस्ट और टेलीकॉम डिपार्टमेंट के अंडर में आता था। बीएसएनएल के पहले पूरे भारत में पोस्ट और टेलीग्राफ डिपार्टमेंट था और फिर गांव में लोगों के लिए फ़ोन देखना सपना था। सिर्फ दिल्ली और मुंबई में 80,000 में से आधे से ज़्यादा कनेक्शन दिल्ली और मुंबई में थे। जरा सोचिए, 70 से 80 के दशक में अगर किसी गांव में एक ही लैंडलाइन फ़ोन होता था तो पूरा गांव उसी फ़ोन से जुड़ जाता था। शादी हो, किसी प्रकार का कोई खतरा हो, बाहर से कोई सूचना आए, सब एक ही फ़ोन से जुड़ते थे। यह वही दौर था जब लोग समझने लगे कि टेलीकॉम सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि ज़रूरत है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 1980 से 1990 का जमाना का। 1985 में भारत सरकार ने टेलीकॉम को मजबूत करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बनाया। ये डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फोन सेवाएं भी देता था और साथ ही साथ टेलीकॉम के लिए नियम कानून भी बनाता था। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है ये एक सरकारी टेलीकॉम कंपनी थी और आपको पता होगा जो सरकारी काम होता है बहुत ही धीरे होता है और उसकी जो एफिशिएंसी भी है वो भी बहुत कम होती है। इस कंपनी में काम करने वाले जो लोग कोई भी काम को फुर्ती से नहीं करते थे और ये हमेशा लॉस में जाते थे। भ्रष्टाचार थे, भ्रष्टाचारी की वजह से
इस कंपनी में काफ़ी दिक्कतें हैं। अगर आपको लैंडलाइन के लिए अप्लाई करना था तो इसका जो वेटिंग पीरियड था काफ़ी लंबा था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर कई सारे लोग लैंडलाइन अप्लाई भी करते थे तो उसको क्लियर होने में 5 से 6 साल लग जाते थे और 5 से 6 साल बाद उनको कनेक्शन दिया जाता था। हम ये भी कह सकते हैं कि उस जमाने में फ़ोन को एक लग्जरी आइटम माना जाता था, यानी कि जिसके पास फ़ोन था उनको एक ऐसे कहा जाता था कि बहुत बड़े लोग हैं, जिसके वजह से भारत सरकार ने 1991 में एक पॉलिसी लाया। उस पॉलिसी को हम कहते हैं एलपीजी, मतलब कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी के तहत ये कहा जाता है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी चाहे किसी देश की हो, वो भारत में आके टेलीकॉम कंपनी लगा सकती है और उसके वजह से भारत में सबसे पहला जो सेलुलर मोबाइल फोन आया वो 1992 में आया। अब सरकार को ये एहसास हुआ कि जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है अगर खुद सर्विस देगा और खुद ही नियम कानून बनाएगा तो टकराव होगा। फिर सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में टकराव हुआ और इसीलिए सरकार ने एक फैसला लिया कि जो पॉलिसी मेकिंग का काम है, जो नियम कानून बनाने का काम है, वो डिपार्टमेंट में रहेगा और जो ऑपरेशन काम है, मतलब कि कैसे लैंडलाइन को बांटना है, ये जो है MTNL यानी कि मेट्रो सिटीज के लिए बनाया गया और BSNL भारत के लिए बनाया गया। 2000 में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का जो ऑपरेशनल हिस्सा था अलग करके BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड का नाम दे दिया गया और उसी समय 1 अक्टूबर 2000 को इस कंपनी का गठन किया गया। BSNL पूरी तरीके से सरकारी टेलीकॉम कंपनी थी, लेकिन इसे कॉरपोरेट स्ट्रक्चर दिया गया ताकि ये प्राइवेट कंपनियों से टक्कर कर सके, compete कर सके। दोस्तों BSNL सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि उस सपने का नाम है। उस सपने का नाम था कि भारत के हर कोने में संचार की घंटी बजेगी। मैं आपको बता दूं BSNL का जो मुख्य काम था मोबाइल सर्विस देना, लैंडलाइन नेटवर्क को मेंटेन करना, साथ ही साथ विलेज तक टेलीकॉम को पहुंचाना। अब हम BSNL के एक गोल्डन पीरियड का बात करेंगे। BSNL को लॉन्च होते ही पूरे भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई। इसकी खासियत ये थी कि प्राइवेट कंपनियां सिर्फ शहरों में फोकस करती थी, लेकिन BSNL गांव-गांव तक टावर लगा रहा था। उस समय हर गांव में BSNL की घंटी गूंजती थी। 2002 से 2005 के बीच BSNL टॉप 2 ऑपरेटर में था। गांव में BSNL का फोन आने का मतलब था मानो कोई त्योहार आ गया है। लोग कहते थे हाँ भाई, अब हम भी शहर वालों से बात कर सकते। चलिए हम बात करते हैं शुरुआती दौर में BSNL के साथ क्या क्या चैलेंजेस थे। हालांकि BSNL बना था लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी थी। जो पहला चुनौती था स्लो डिसीजन मेकिंग, यानी कि ये कोई भी डिसीजन लेता था बहुत ही धीरे लेता था, क्योंकि ये सरकारी कंपनी थी और इसमें जो भी डिसीजन लिया जाता था सारे लोगों के सहमत से लिया जाता था। जो दूसरा चुनौती था ब्यूरोक्रेटिक हैंडल, और साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनीज थी उनका जो मार्केटिंग था बहुत ही तगड़ा था। फिर भी BSNL ने शुरुआत में स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाई और 2005 तक बहुत आगे था। तो दोस्तों BSNL का जन्म अचानक से नहीं हुआ था। ये उस वक्त की ज़रूरत थी जब भारत को अपने गांव-गांव तक टेलीकॉम पहुंचाना था। अगर BSNL नहीं होता तो शायद आज भी गांव में टेलीकॉम इतना मजबूत नहीं होता। हाँ, बाद में चैलेंजेस आए, कंपटीशन आया और BSNL पीछे भी रह गया, लेकिन इसकी शुरुआत एक ऐतिहासिक कदम थी। जैसा कि कहा गया है, जो बीज हम आज बोते हैं वही भविष्य में पेड़ बनकर छाया देते हैं। दोस्तों BSNL वही बीज था जिसने भारत में टेलीकॉम कम्युनिकेशन की नींव रखी और आने वाले वक्त में
अगर बीएसएनएल फिर से मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाए तो हो सकता है वो एक बार फिर उसी ऊंचाई तक पहुंच जाए। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि बीएसएनएल जरूर उस ऊंचाई तक पहुंचेगा और प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ देगा। और आपको पता होगा, अभी 27 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में बीएसएनएल 4G नेटवर्क का लॉन्च भी किया है। और ये बीएसएनएल की आगे बढ़ने का पहला कदम है। साथ ही साथ बीएसएनएल को ये मौका मिला है कि वो अब जो प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज हैं जैसे जियो और एयरटेल, उसको पीछे छोड़ के इंडिया के जो यूजर हैं, टेलीकॉम यूजर हैं, उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करें। तो दोस्तों, ये था बीएसएनएल का सफ़र, कहाँ से शुरू हुआ, कैसे बनी और किस हालात में बने। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीएसएनएल के वजह से ही आज पूरे भारत में टेलीकॉम नेटवर्क पॉसिबल है। ये वही कंपनी है जो भारत में अपनी नींव रखी थी, भारत के लोगों को भारत के गांव-गांव में टेलीकॉम फोन सप्लाई किया था, साथ ही साथ लैंडलाइन भी अप्लाई करवाया था। तो दोस्तों, ये था बीएसएनएल का सफ़र। अगर वीडियोज पसंद आए तो लाइक करिएगा और साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगला किस टॉपिक पे आप वीडियो बनाना चाहते हैं और अगला आप किस टॉपिक पे वीडियो को जानना चाहते हैं। हम ज़रूर उस टॉपिक पे रिसर्च करके अपने टीम मेंबर से, अपने बीएसएनएल के जो ऑफिशियल अथॉरिटी है उनसे संपर्क करके हम इस टॉपिक पे वीडियो डालेंगे, जिससे आपको सही जानकारी मिल सके। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।